हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन लर्न आईएएस। तो हम जीएस पेपर 1 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो ज्योग्राफी का ये टॉपिक है कि इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना, उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड था। असेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन कोरल लाइफ इकोसिस्टम विथ एग्जांपल्स। कि ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट क्या होते हैं कोरल लाइफ इकोसिस्टम्स पर, और उसके एग्जांपल्स बताने हैं। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम इंट्रोडक्शन पे आएंगे। इंट्रोडक्शन कह रहा है कि कोरल रीफ सिस्टम हार्बर्स द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनी इकोसिस्टम ग्लोबली। मतलब कोरल रीफ इकोसिस्टम जो होती है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर होती है और सबसे प्रोडक्टिव होती है, और इसकी वजह से डायरेक्टली मिलियंस ऑफ लोगों को वर्ल्ड वाइड सपोर्ट करता है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हाई होती है तो ऑब्वियसली वहाँ पर फिश प्रोडक्टिविटी हाई होगी या फिर अदर अलगी प्रोडक्टिविटी हाई होगी, और इसकी वजह से जो है वो इकोनॉमी चलती है, और इसकी वजह से मिलियंस ऑफ पीपल को वर्ल्ड वाइड वो डायरेक्टली सपोर्ट करता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में क्या हुआ, जो कोरल रीफ इकोसिस्टम है अराउंड द वर्ल्ड, वो मास क्लोरल बीचिंग इवेंट्स को फेस कर रही है। क्लोरल बीचिंग क्या होता है? ये जो कोरल होता है उसके ऊपर पॉलीफोनिक एनिमल्स के ऊपर जुजैंथेलिया अलगी रहती है, और जैसे ही टेम्परेचर या फिर कुछ राइज होता है तो ये झड़ जाते हैं, तो सिर्फ कोरल बचे रहते हैं। ये जो ब्लीचिंग की है कोरल में, वो बचे रहते हैं, और इसी को कहते हैं कि कोरल ब्लीचिंग। मतलब जो पॉलिफ या फिर कोरल्स होते हैं या फिर जो अलगी होती है वो अपने टेंटिकल्स शेड कर देती है और ऐसे वो बैरन बन जाती है, तो उसी को कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। ठीक है, तो दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे क्लोरल ब्लीचिंग इवेंट्स हो रहे हैं, और दे आर अमॉन्ग द मोस्ट थ्रेटन्ड इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। सबसे प्रोडक्टिव इकोसिस्टम भी है और मोस्ट थ्रेटन्ड भी इकोसिस्टम है पूरी दुनिया में। ठीक है, और इसका एक ही बहुत सारे रीजन है। वन ऑफ द मेजर रीजन इज ग्लोबल वार्मिंग, और बाकी के क्लाइमेट चेंज की वजह से, और जो ग्रोइंग लोकल प्रेशर है पॉपुलेशन का, उनके जो प्रैक्टिसेस है उसकी वजह से भी क्लोरल ब्लीचिंग जो है या फिर क्लोरल पे इम्पैक्ट जो है वो बढ़ चुका है। ठीक है, बॉडी की तरफ आएंगे। बॉडी में हम दो पार्ट्स बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि इम्पैक्ट क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग का कोरल इकोसिस्टम में, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है, और क्वेश्चन ये भी पूछा है कि एग्जांपल्स बताओ। तो आप इस पॉइंट के अंदर भी एग्जांपल्स दे सकते हो, या फिर सेपरेट एक सब हेडिंग देख के भी आप एग्जांपल कोट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन कोरल लाइफ। ठीक है, कोरल जो होते हैं उनकी क्या होती है, एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर होती है, उसी के अंदर वो अच्छे से ग्रो करते हैं। मतलब क्या है, उनका जो टॉलरेंस लिमिट है वो काफ़ी कम है, और एज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपको पता है टेम्परेचर राइज होता है, इसकी वजह से मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स दुनिया में ऑकर होते हैं, और मास इन्फेक्शस डिसीज आउटब्रेक हो चुके हैं। ये बहुत फ्रिक्वेंट फिनोमिना हो चुका है, क्योंकि उनकी जो टॉलरेंस लिमिट है वो काफ़ी लो है। अनदर इशू ग्लोबल वार्मिंग से ये होता है कि उनकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है, और उनकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है, और इसकी वजह से वो ससेप्टेबल हो जाते हैं वेरियस इन्फेक्शियस डिजीज से, और इसकी वजह से उनकी मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ती है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट की वजह से एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है कोरल ब्लीचिंग की तरफ। ठीक है, दूसरे फैक्टर ये होता है कि जब भी आप ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स देखोगे कोरल के ऊपर, तो आप वही इफेक्ट्स लिखोगे जो ग्लोबल वार्मिंग के होते हैं, जैसे प्रिसिपिटेशन बढ़ जाना, ओशन का एसिडिफिकेशन बढ़ जाना, या फिर ओशन का टेम्परेचर बढ़ जाना। तो ये सब क्या फैक्टर्स है, ये ग्लोबल वार्मिंग के फैक्टर्स है, और उसके बाद आपको उनको कोरल के साथ लिंक करना है कि उनका इम्पैक्ट जो है चेंजेस का वो कोरल रीफ पर कैसे होता है। तो अब क्या आपका जो आंसर है वो बिल्ट होगा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है, ओशन एसिडिफिकेशन होता है, और CO2 की लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है, और इससे कैल्सिफिकेशन रेट रिड्यूस होता है। मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। आपको पता है एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ जाता है, समझिए ये ओशन है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अगर CO2 का इंक्रीज हुआ CO2 लेवल, तो ओशन एब्जॉर्व करते हैं CO2, और इसकी वजह से उनका जो pH होता है वो गिर जाता है, मतलब 7 के नीचे आ जाता है। उसे हम कहते हैं एसिडिफिकेशन, और इस टर्म को हम टोटली कहेंगे ओशन एसिडिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ओशन एसिडिफिकेशन में जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है बाइकार्बोनेट आयंस का। ठीक है, CO2 एब्जॉर्ब करने के बाद बाइकार्बोनेट आयंस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, और जो कार्बोनेट आयंस है ओशन के, उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होता है। फिर से रिपीट करता हूँ,
बाइकार्बोनेट आयंस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है ओशन में CO2 एब्जॉर्ब करने के बाद, और कार्बोनेट आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होता है। और इससे कोरल पर कैसे इंपैक्ट पड़ता है? कोरल एनिमल जो होता है पॉलिप्स, वो क्या करता है, कैल्शियम का यूज करता है अपना जो स्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करने के लिए। और जब ओशन में कार्बोनेट आयंस की कमी हो जाती है तो उनको अच्छे से कैल्शियम नहीं मिल पाता, ताकि वो अपना जो कोरल है उसको एक के ऊपर एक बिल्ड कर सके। ठीक है, तो मतलब जैसे ही ओशन एसिडिफिकेशन होता है, मतलब CO2 लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो उससे क्या होता है, कैल्सिफिकेशन रिड्यूस हो जाता है, और उससे कोरल की रीफ बिल्डिंग है वो भी अफेक्ट होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ गए होंगे। और इससे उनका जो स्केलेटन स्ट्रक्चर जो होता है, जो कैल्शियम से बना होता है, वो वीक हो जाता है और उनकी ग्रोथ भी इम्पेयर्ड हो जाती है। ठीक है, मतलब ओशन एसिडिफिकेशन जो ग्लोबल वार्मिंग के वजह से होता है, उससे कोरल रीफ अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट इशू क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग से? आपको पता है सी लेवल भी राइज होती है बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। तो इससे क्या होता है, सेडिमेंटेशन इंक्रीज हो जाता है, और रीफ जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं लैंड बेस्ड रिसोर्सेज के आसपास। तो इसकी वजह से जो सेडिमेंट रन ऑफ है, उससे क्या होता है, जो कोरल्स है वो स्मूथ हो जाते हैं। बार बार लैंड बेस से उनके ऊपर जो सेडिमेंट गिरता है, तो उसकी वजह से उन पर जो अलगी होती है वो स्मूथ बन जाती है, वो निकल जाती है, और उससे कोरल ब्लीचिंग ही कहा जाता है। ठीक है, अनदर इशू जो है कि ग्लोबल वार्मिंग से होता है कि आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो स्टॉर्म पैटर्न है वो भी इरेगुलर हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इट में लीड टू स्ट्रॉन्गर एंड मोर फ्रिक्वेंट स्टॉर्म, मतलब स्टॉर्म की इंटेंसिटी भी हाई हो जाती है और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। मतलब बार बार, मतलब अगर साल भर में 3 से 4 अगर साइक्लोन आते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 5 to 6 या फिर 7 to 8 हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या है, जो कोरल रीफ्स होते हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं ओशन में जो स्ट्रोम आते हैं उसकी वजह से, और उसका रीजन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अनदर इम्पैक्ट क्या होता है कोरल रीफ पर? अगर कोरल की इकोसिस्टम अफेक्ट हो गई तो वेरियस स्पीसीज जो उन पर डिपेंडेंट है वो भी अफेक्ट होते हैं, जैसे वेरियस फिश या फिर इनवर्टिब्रेट जो कोरल्स में अपना फूड निकालते हैं, या फिर कोरल्स में शेल्टर लेते हैं, या फिर कोरल्स में आके रिप्रोडक्शन करते हैं, वो भी अफेक्ट होती है। कोरल की ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपको पता है कि जो प्रिसिपिटेशन है वो भी इरेगुलर हो जाता है, बढ़ भी सकता है या फिर डिक्रीज भी हो सकता है। अगर बढ़ गया तो उससे क्या होगा, जो लैंड बेस से रन ऑफ इंक्रीज हो जाएगा, कहाँ पर, समुद्र की ओर, सी की ओर, और उससे फ्रेश वाटर का इंटेक ज़्यादा हो जाएगा, और सेडिमेंट्स भी बढ़ जाएंगे ओशन में। और आपको पता है अगर ओशन में सेडिमेंट्स बढ़ गए मतलब मिनरल्स इंक्रीज हो गए, और इससे क्या होगा, जो अलगी होगा उनकी ग्रोथ बहुत ट्रिमेंडस हो जाएगी। अगर अलगी की ग्रोथ ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा, जो पूरा ओशन है उसमें अलगी ब्लूम आ जाएगा। उसको कहते हैं फिनोमेना को अलगी ब्लूम, मतलब पूरा का पूरा ओशन अलगी से कवर हो जाता है, ग्रीन ग्रीन, जैसे आप रिवर में मोस्ट कॉमनली देखते होंगे, वैसे ही पूरा जो ओशन है वो कवर हो जाएगा अलगी से। तो उससे क्या होगा, जो सनलाइट से वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे नीचे। और आपको पता है कोरल जो पॉलिप एनिमल होता है उस पर क्या होता है, जुजैंथली अलगी होती है, और अलगी को क्या चाहिए होता है, लाइट चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ताकि वो फूड प्रोड्यूस कर सके। लेकिन अगर उन तक अलगी ब्लूम की वजह से अगर सनलाइट नहीं पहुंचेंगी तो कोरल क्या होंगे, कोरल डाई हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर प्रिसिपिटेशन की वजह से अगर सेडिमेंट्स इंक्रीज हो गए तो भी अलगी को इफेक्ट होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, आपको पता है ओशन में ओशन करंट्स होते हैं, वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उनका भी पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, तो इनसे टेम्परेचर रिजीम चेंज होगा। अगर कोल्ड एरिया की जगह अगर वार्म आ जाए, या फिर वार्म के अगर रिप्लेस हो जाए कोल्ड ओशन करंट से, तो उससे क्या होगा, वहाँ के एरिया के जो कोरल रीफ्स है वो भी अफेक्ट होंगे। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन कोरल्स, इससे क्या हो सकता है, टूरिज्म या फिर एक्वाकल्चर या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जो क्वेश्चन ने पूछा कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन कोरल लीफ सिस्टम। अगर आपको एग्जांपल्स नहीं पता है तो कोई चीज़ नहीं, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि कोरल लीफ्स कहाँ मिलते हैं, सबसे ज़्यादा मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया के पास जो है वो उसे कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरल्स है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है अंडमान पर भी मिलता है, और उसके बाद आपको पता है लक्षद्वीप में भी मिलता है। तो आप एग्जाम्पल्स कैसे दोगे, आप बताओगे कि टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज हुआ उससे कोरल लीफ अफेक्ट हुए, ग्रेट बैरियर के आसपास बीचेस के आसपास क्या हुआ कि फिशिंग एक्टिविटी बढ़ गई उसकी वजह से अफेक्ट हुए। तो ये क्या है, आपको बस एग्जांपल्स लोकेशंस पता है और उससे आपने खुद से एग्जांपल्स बनाए जो आपने बॉडी में लिखे हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं करना कि आप कुछ भी नहीं लिख के आओगे, आपको जो लोकेशंस पता है
उसी से आप खुद के एग्जाम्पल्स बनाओ अगर आपको डायरेक्टली कोई केस स्टडी पता नहीं है, ठीक है। तो वैसे लिखा है कि जो ऑस्ट्रेलिया के पास ग्रेट बैरियर रीफ है उसमें मरीन एक्सटेंडेड हीट वेव आई थी 2016 में, उसकी वजह से मैसिव कोरल ब्लीचिंग हुई और बहुत सारे कोरल मर गए, ठीक है। वैसे ही अंडमान की तरफ भी जो कोरल रीफ्स है वो भी ब्लीचिंग हो चुकी है उनमें ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर। सिंपल एग्जांपल कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ उसकी वजह से ब्लीचिंग हुई। वैसे ही लक्षद्वीप के पास भी जो कोरल्स है उनमें भी लॉस देखने को मिला बिकॉज ऑफ एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ मरीन डाइवर्सिटी ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। कंक्लूजन देखते हैं, सॉरी बॉडी नहीं, यहाँ पर कंक्लूजन हो चाहिए। कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन कहते हैं कि लिमिटिंग ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर टू वेल बिलो द 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल, ठीक है। मतलब कंक्लूजन क्या कह रहा है, कंक्लूजन सॉल्यूशंस दे रहा है क्योंकि हमने बॉडी में क्या देखा, इंपैक्ट और एग्जांपल देखे। इसलिए जो आपका कंक्लूजन होगा, अगर आप बॉडी में अगर सॉल्यूशंस नहीं डिस्कस कर रहे, क्वेश्चन ने नहीं पूछा, तो आप कंक्लूजन में जरूर से सॉल्यूशंस दोगे एकदम शॉर्ट में, ठीक है। वैसे यहाँ पर दिया गया है कि अगर कोरल्स को बचाना है तो जो हमारा 2 डिग्री सेल्सियस राइज होगा टेम्परेचर का प्री इंडस्ट्रियल लेवल को, उसको लिमिट करना पड़ेगा। वैसे ही जो लोकल पोल्यूशन है उसको भी एड्रेस करना पड़ेगा, या फिर जो डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस है उसको भी रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि कोरल्स के सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाए ग्लोबली। ऑल्सो जो मरीन इकोसिस्टम होगी, इकोनॉमिक सिस्टम मतलब जो फिशिंग वगैरह एक्टिविटीज होगी उसको सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिस में रिप्लेस करना पड़ेगा ताकि ग्लोबल टेम्परेचर को रिड्यूस कर सके। सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिस क्या होती है, मतलब जो हम प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं इकोनॉमी में उससे ही हम रीयूज करेंगे, रिसाइकल करेंगे और वापस से यूज करेंगे ताकि एनवायरनमेंट पर कम इफेक्ट हो। तो हम क्या करेंगे, जो मरीन इकोनॉमिक सिस्टम है उसको हम इकोनॉमिक सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिस में बदल देंगे ताकि हम कोरल ब्लीचिंग को रोक सके, ठीक है। आई होप आपको सब क्लियर होगा। तो ये था आज का डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।